नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और न्यूज रूम लाइव में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। 7 चरणों की गहमा गहमी से जुड़ी हर खबर से आपको अपडेट हम कराते रहे हैं। 7वें चरण का प्रचार का शोर बस कुछ ही पलों में थम जाएगा। सन्नाटा अब चुनाव प्रचार को लेकर देखने को मिलेगा, लेकिन अब गहमा गहमी मतदाताओं के बीच बढ़ेगी। अब न सभा होगी न रोड शो होगा, लेकिन अब डोर टू डोर का विकल्प बचा होगा। और ऐसे में तमाम पार्टी प्रत्याशियों की एक आखिरी कोशिश जरूर होगी कि वे कम से कम उन इलाकों में एक चक्कर जरूर लगा आएं जहां या तो उनके समर्थकों की मौजूदगी है और प्रचार अभियान के दौरान वो नहीं जा सके, या फिर विरोधी खेमे में मतदाताओं का क्या मूड है और उस मूड में परिवर्तन की क्या गुंजाइश है, वो गुंजाइश तलाश सकें। तो देश भर के 8 राज्यों के 57 सीटों पर चुनाव होना है, जिनमें बिहार की 8 सीटें शामिल है। और ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं उन 8 सीटों पर जो अब तक स्थिति बनती दिख रही है। आमने सामने का मुकाबला अधिकांश सीटों पर एनडीए और आईएनडीआई अलायंस के बीच, लेकिन कुछ सीटों पर ऐसे भी निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो मुकाबले को दिलचस्प बनाते दिख रहे हैं। तो 7 चरणों में ये चुनाव हुआ है। इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं, लेकिन इस चुनाव के रंग 7 गुना अलग देखने को मिले। हम कहें तो हर चरण में प्रचार का रंग और रूप, नेताओं के तेवर, बयानों के बोल बदलते दिखे। और अब आखिरी दौर में मतदाताओं के मन में क्या चल रहा होगा, सब नेताओं और प्रत्याशियों में इस बात को लेकर खलबली होगी। हमारे संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़ेंगे। अब तक के पूरे चुनावी अभियान के साथ साथ इस आखिरी चरण में प्रचार के लिए किस तरह के तेवर नेताओं के दिखें, किस तरह की तैयारी प्रशासन की है और किस तरह से मतदाताओं का मूड है, जो नेता भांपने में अब तक सफल नहीं हो पाए हैं, सारी परिस्थितियों को समझने का प्रयास करेंगे। अशोक जी, सबसे पहले तो अब मतदाताओं की बारी है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए 76 दिनों तक ये अभियान चला। 16 मार्च को चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन जारी किया था और 20 मार्च से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। 19 अप्रैल को पहला मतदान था, फिर दूसरा फिर 26 को, तीसरा 7 को, और आज अब अंतिम कह सकते हैं 13, 20 के बाद 25 और फिर 1 तारीख को मतदान होना है। अब केवल 8 सीटें बची हुई हैं। 32 सीटों पर मतदान हो गया है, यानी कि 2/3 मतदान हो चुका है। लेकिन ये 8 सीटें ही काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और अंत भला तो सब भला। ये सीटें इसलिए महत्वपूर्ण हैं कि इसमें तीनों जो प्रमुख दल हैं बिहार में, इन तीनों दलों के नेताओं की साख दांव पर है। सबसे पहले अगर नीतीश कुमार की बात करें, जो एनडीए गठबंधन के ड्राइविंग सीट पर हैं, तो नीतीश कुमार का गृह लोकसभा क्षेत्र नालंदा जिला है, जहां उम्मीदवार कोई भी हो लेकिन लड़ते हैं नीतीश कुमार। दूसरा, अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का जो नाक है, आप यह कह सकते हैं कि बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि वो शहरी क्षेत्र में ही उसकी पैठ ज़्यादा है। तो बिहार का सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र तो राजधानी पटना है, और लगातार अगर आप देखें तो पटना साहिब में लगातार बीजेपी जीतती रही है। पाटलिपुत्रा में भी बीजेपी ने 2 बार जीता है। तो बीजेपी की साख, यहाँ सभी नेताओं की साख लगी हुई कि वो जो किला है वो किला बचेगा या नहीं बचेगा, या राजधानी पटना में भी इंडिया गठबंधन की दस्तक हो जाएगी। तो बीजेपी की साख इस पर रविशंकर प्रसाद और रामकृपाल यादव, दोनों पूर्व मंत्री हैं, निवर्तमान सांसद हैं। तीसरा, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, जो समूचे बिहार में इंडिया गठबंधन के एकमात्र लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव को उन्होंने बनाया है,
वह तेजस्वी प्रसाद यादव की बहन लालू प्रसाद जी की बेटी मीसा भारती चुनाव मैदान में खड़ी हैं पाटलिपुत्रा से, और 2 बार वो चुनाव हार चुकी हैं। क्या हार का हैट्रिक लगाएंगी मीसा, या रामकृपाल यादव यानी अपने चाचा को रोकेंगी दिल्ली जाने से? तो ये साख है। दूसरी बात है कि इसके साथ साथ जो चुनावी सिनेरियो है, जो परिदृश्य है, उसमें आप ये कह सकते हैं कि ये चुनाव सबसे ज़्यादा दिलचस्प है। यहाँ अपने ही अपने को हराने में लगे हैं और बागी ही दूसरे को जिताने में लगे हैं। अब 3 लोकसभा सीट की अगर बात करिए तो काराकाट, बक्सर और जहानाबाद, ये तीनों सीट पर समूचे बिहार की नज़र है। जहानाबाद का परिदृश्य अगर आप देखिए तो जहानाबाद में 2 पूर्व सांसद 1 वर्तमान सांसद को हराने में लगे। अरुण कुमार और सुरेंद्र यादव दोनों सांसद रह चुके हैं, जहानाबाद से रह चुके हैं। वो चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को हराने में लगे हैं। और क्यों हराने में लगे हैं कि कल तक एक ही गठबंधन के नेता हुआ करते थे, अरुण कुमार भी और चंद्रवंशी। लोजपा ने उनको टिकट नहीं दिया, उन्होंने हाथी की सवारी कर ली है बसपा से। अब आप समझ लीजिए कि वो अरुण कुमार जीतें या न जीतें, लेकिन चंद्रवंशी को तो हराने में वो कामयाब होंगे। क्योंकि पिछले दफ़े जो सुरेंद्र यादव ने जो चुनावी हार हुई थी सुरेंद्र यादव की, तो मात्र 1500 वोटों से, 1700 वोटों से मात्र हार हुई थी चंद्रवंशी जी से। बक्सर की बात लीजिए, वहाँ मोदी के भक्त ही मोदी के उम्मीदवार को हराने में लगे हैं। अश्विनी कुमार चौबे का टिकट काट दिया गया। बिहार में 1 केंद्रीय मंत्री का ही टिकट कटा, अश्विनी कुमार चौबे का काट दिया गया। और उनके बदले में जो उम्मीदवार दिया गया वो गोपालगंज के हैं। अश्विनी चौबे के बारे में कहा जा रहा था कि ये बाहरी हैं, मिथिलेश तिवारी भी तो लोकल नहीं है। और उनको हराने के लिए आनंद मिश्रा खड़े हो गए हैं, जो पूर्व IPS अधिकारी हैं। और क्या है, वो मोदी के भक्त हैं। वो जहाँ कहीं भी जा रहे हैं तो वो मोदी की ही तस्वीर लगा रहे हैं। वहाँ पे RJD के प्रदेश अध्यक्ष, पाटलिपुत्रा में लालू प्रसाद की बेटी और बक्सर में जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह चुनाव मैदान में। तो वहाँ दोनों की साख है। एक तरफ RJD की साख यानी कि जगता बाबू की साख है, और दूसरी तरफ मोदी की साख है। चूँकि टिकट बदल दिया गया अश्विनी चौबे का, इसलिए कि वो कहा गया कि उनका वो चुनाव में खड़े होंगे तो हार जाएंगे। अब देखिए वहाँ का सिनेरियो क्या। ये 2 जगह पे तो आपने देखा। अब आइए काराकाट। NDA गठबंधन के एक प्रमुख घटक दल के प्रमुख नेता उपेंद्र जी के खिलाफ में बीजेपी का ही एक घोषित उम्मीदवार, जो आसनसोल से पवन सिंह को टिकट मिल चुका था, जिसने रिफ्यूज किया। अब उपेंद्र कुशवाहा को, लव कुश समीकरण के एक महत्वपूर्ण पिलर, कुशवाहा के बड़े नेता, उनको हराने के लिए मोदी के एक भक्त, अमित शाह के शिष्य, JP नड्डा के पार्टी के कार्यकर्ता पवन सिंह ही हराने के लिए लगे हुए। अब सिनेरियो देख लीजिए, 1 सीटें मात्र मिली है उपेंद्र कुशवाहा को, और उसको भी हराने के लिए बीजेपी के ही नेता लगे हुए हैं। परिणाम क्या है कि इन तीनों सीटों पर जो मुकाबला है वो दिलचस्प है। ऊँट किस करवट बैठेगा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये तीनों सीटें NDA के लिए एक तरह से कहिए गले की हड्डी बन गई है, उसकी साख दांव पर है। इंडिया गठबंधन के लिए ये प्रतिष्ठा का कह दीजिए कि प्रतिष्ठा की बात हो गई है कि अगर राजा सुप्रीमो अपनी बेटी को चुनाव नहीं जिता पाए, जगदानंद सिंह अपने बेटे को चुनाव नहीं जिता पाए, तो फिर वो 40 सीटों के जो उम्मीदवार हैं उनको कैसे कहेंगे कि तुम क्यों हारे। अब आप आ जाइए जो बची 5 सीटें, 5 सीटों में अगर आप आरा की बात कीजिए तो RK सिंह, कहा जा रहा था RK सिंह को टिकट नहीं मिलेगा। RK सिंह ने दावा किया था कि हम लड़ेंगे और बीजेपी से ही लड़े। RK सिंह के सामने कौन है? भाकपा माले है। और आप ये जान लीजिए कि भाकपा माले को 3 सीटें मिली हैं और तीनों इसी चरण में है। नालंदा से संदीप सौरभ लड़ रहे हैं, यादव
को खड़ा किया गया है नालंदा में, जिसको कुर्मिस्तान कहा जाता है, वहाँ पे यादव को की उम्मीदवारी दी गई है। नीतीश के खिलाफ में माले को खड़ा किया गया है। माले की 3 सीटें हैं। काराकाट में उपेंद्र को घेरने के लिए राजा राम है, वहाँ पे माले है, और आर.के. सिंह को घेरने के लिए यहाँ पे इस बार जातीय समीकरण को ध्वस्त किया गया है। माले ने सुदामा प्रसाद जो वैश्य हैं उनको खड़ा किया गया। अब माले आरजेडी कांग्रेस के बाद इंडिया गठबंधन में सबसे ज़्यादा सीटें हैं विधानसभा में तो माले के पास है, और कांग्रेस और आरजेडी के बाद लोकसभा में अगर सबसे ज़्यादा सीटें मिली हैं वामपंथी दल में किसी को तो वो माले के पास है। अब देखिए माले की साख यहाँ पर है। अगर माले एक भी सीट नहीं निकाल पाती है तो विधानसभा चुनाव में माले को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये अब आइए जो बची हुई सीटें हैं उन सीटों में अगर आप देखिए तो सबसे बड़ी बात क्या है कि जो पुराने योद्धा हैं जिनको टिकट मिला हुआ है वो पुराने योद्धा अपनी साख बचाने के लिए लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार कौशलेंद्र के पीछे खड़े हैं। यहाँ क्या है, मीरा कुमार के बेटे को दे दिया गया, अंशु को, अभिजीत अंशु। अब क्या है, क्षेत्र देखा नहीं है, दलित चेहरा, राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार, उनके बेटे को चुनाव मैदान में खड़ा कर दिया गया। कांग्रेस की साख यहाँ पे दाव पर है। तो जो 8 सीटें हैं वो सारी की सारी सीटें कहिए कि महत्वपूर्ण हैं, और कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला। इसको लेकर के एक तरफ जहां चुनाव आयोग ने तैयारी की है, दूसरी तरफ राजनीतिक दल के नेताओं ने तैयारी की है, और एक भी ऐसी सीट नहीं है जिसमें एनडीए के बड़े नेताओं ने दौरा नहीं किया है। एक भी सीट ऐसी नहीं है जहां तेजस्वी प्रसाद यादव ने लगातार चुनावी कैंपेन नहीं किया है। एक भी सीट ऐसी नहीं है जिसके उम्मीदवार यह दावा न करते हों कि हम लड़ाई में नहीं हैं। और यही वजह है कि ये अंतिम जो है, आपने जो कहा, जो तैयारी है वो पब्लिकली ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अब घर घर संपर्क अभियान अभी से शुरू हुआ। 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार बंद हो चुका है इन 8 लोकसभा क्षेत्रों में, और इनमें आप यह कह सकते हैं कि अब असली खेल जिसको कहते हैं आप, साम दाम दंड भेद से अब चुनाव जीतना जिसको कहते हैं, उसकी तैयारी अब होगी। राजनीति का असली रंग अब दिखेगा। अशोक जी, 6 चरणों में मतदाताओं की चुप्पी कोई भांप नहीं पाया, क्या उनका मन कह रहा है? तो इस चरण में हम उससे ज़्यादा चर्चा मतदाताओं के लिए जो परेशानी का सबब होने वाली है मौसम, उस पर बात कर लेते हैं। निर्वाचन आयोग ने 6 चरणों में अलग अलग जगहों पर कहीं टेंट लगाया, कहीं पानी की व्यवस्था की, अलग अलग सुविधाएं उपलब्ध कराई। इस बार निर्वाचन आयोग के लिए भी मुश्किल होगी। जवान बेहोश हो रहे हैं बैरक में, सफ़र करना मुश्किल हो रहा है, मतदाता को किस तरह से 1-1 घंटे पंक्ति में इंतज़ार करना होगा, वो सब सोच रही होगी निर्वाचन आयोग के अधिकारी। हाँ, 2 बातें इसमें हैं। एक तो आपने जो सवाल किया कि मतदाताओं की चुप्पी, तो वो भी आप सुन लीजिए कि मतदाताओं की चुप्पी तोड़ने के लिए क्या नहीं किया गया। एक से एक हथियार चलाए गए, एक से एक आरोप लगाए गए। अपने राजनीतिक दुश्मन को के मनोबल को ध्वस्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2 तारीख के बाद, यानी कि 4 जो चुनाव परिणाम के बाद जो हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं, जमानत या अमानत, शहजादे विदेश जाएंगे, पार्टियां खत्म हो जाएंगी, क्या क्या नहीं कहा। दूसरी तरफ से कहा गया कि बिहारी हैं, डरने वाले नहीं। यानी कि मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए हर तरह के प्रहार किए गए, हर तरह के हथियार चलाए गए, संविधान खतरे की बात कही गई, लेकिन फिर भी मतदाता नहीं डोले। मतदाताओं के शब्द, मतदाताओं ने मुंह में ऐसी चुप्पी साध ली कि जो बड़े बड़े नेता हैं वो हताश, निराश दिखे। जहाँ तक चुनाव आयोग का सवाल है, चुनाव आयोग ने बेहतर व्यवस्था करने का दावा किया है। पाटलिपुत्र और पटना साहिब, ये दोनों लोकसभा क्षेत्र में 13 ऐसे बूथ बनाए गए हैं जो खूबसूरत बूथ, सबसे बेस्ट बूथ पटना के एन कॉलेज में बनाया जा रहा है। आदर्श गोलघर का चित्र, सेव का चित्र, क्या कहते हैं, पटना के विभिन्न घाटों का चित्र, मतलब खूबसूरत बनाया गया। उनको कोई कठिनाई न हो इसके लिए क्या किया गया है कि आप उस दिन पूरी की पूरी सवारी फ्री ले सकते हैं। मोटरसाइकिल से आइए या आप 3 चक्का से आइए या 4 चक्का से आइए, आपको फ्री है। मतदाताओं को बूथ पर लाने के लिए सवारी मुफ्त में का इंतज़ाम किया है। मतदाता
आपको भोजन के लिए रेस्टोरेंट में 50% की छूट दी गई है। उस दिन अगर आप सिनेमा देखने जाते हैं तो उसमें 50% की छूट आपको दी गई है। उसमें आप अगर जाते हैं कसरत करने के लिए तो वहाँ पे आपको 50% की छूट दी है। चुनाव आयोग ने अपने तय भरपूर व्यवस्था की है, लेकिन सबसे ऊपर जो बैठा हुआ है मौसम का मालिक, वो क्या करता है वो जाने। लेकिन चुनाव आयोग की भरपूर कोशिश है कि अधिक से अधिक मतदान हो, और इसके लिए जो भी संभव है उसने किया है। देखना होगा कि ये चूँकि ये शहरी इलाका ज़्यादा है, आप देख लीजिए जितने भी लोकसभा क्षेत्र हैं ग्रामीण इलाके के कम हैं। जहानाबाद को ही अगर लीजिए, काराकाट को ही लीजिए, सासाराम को लीजिए, अगर बक्सर को लीजिए, पटना को लीजिए, तो ये लगभग सभी छोटे शहर हैं और ये शहरी इलाके हैं। शहरी इलाकों के साथ साथ ये कहिए कि ये तपिश वाला इलाका है। अगर आप किशनगंज की बात लेते तो अभी जिस तरह का मौसम हाल है कि सुपौल का मौसम बदल चुका है, लेकिन ये इलाका जो है सो मध्य बिहार, ये गर्मी का इलाका है। यहाँ के लोगों को गर्म सहने की आदत है, इसलिए ऐसा मत कहिए कि इसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि मतदाता की जो उदासीनता पिछले 6 चरणों में रही है, अगर उस तरह की उदासीनता रही तो 4 तारीख तक इनके उम्मीदवारों के दिल की धड़कन बढ़ी रहेगी, परिणाम जो भी हो। लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि मतदाता के साथ साथ मौसम भी इनको दगा दे दिया अगर, तो कहीं न कहीं इनकी परेशानी बढ़ जाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो काफ़ी गहमा गहमी देखने को मिली है और निर्वाचन आयोग ने भी मतदाताओं को मतदान केंद्र तक आने के लिए प्रेरित करने के लिए कई प्रयास किए हैं। हम आपसे अपील करते हैं कि अब 24 घंटे का समय है आपके पास सोच विचार करने का, और जो भी विचार करें, जो भी प्रत्याशी आपको पसंद हो उसके लिए वोट देने कम से कम जरूर मतदान केंद्र तक पहुंचे। और कोई नहीं पसंद है तो उसका भी विकल्प है, लेकिन अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर से जरूर करें।